नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया घोषणापत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ की जनता करने जा रही परिवर्तन। रायपुर में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया फ्लॉप। रायपुर में ईडी के दावों पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया, बीजेपी को जमकर लिया आड़े हाथ, कहा ईडी आईटी के सहारे चुनाव लड़ना चाह रही बीजेपी। गंजवानी विधानसभा के गांव टांडा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, सरदार सिंह मेड़ा के पक्ष में वोट देने की अपील, कहा बीजेपी सरकार आने से होंगे विकास कार्य। कवर्धा में बीजेपी को मिला बड़ा झटका, 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। तो वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में शामिल करना था और इस दौरान अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त करके जिस एजेंडे में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसे प्रस्तुत करने में मैं आया हूं। वहीं अमित शाह ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला है। 15 साल रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चली। इस दौरान बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में छत्तीसगढ़ को तब्दील किया गया है। अब फिर से चुनाव आया है और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए एक पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। खबर गुना से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बमोरी विधानसभा से विशाल आम सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का आग्रह भी किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 15 महीनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार को गिनवाया। साथ ही उन्होंने जनता से संवाद करते हुए पूछा कि सरकार बदलकर हमने ठीक किया या नहीं। आपको बता दें कि इस सभा में हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। हमारी बीकानेर पुरी एक्सप्रेस हो, सतलज एक्सप्रेस हो, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी हो, इंदौर चंडीगढ़ हो, इंदौर अजमेर हो, ग्वालियर इंदौर हो, इंदौर अमृतसर हो, विशाखापट्टनम भगत की कोठी हो, दुर्ग जयपुर हो, ग्वालियर पुणे हो, जोधपुर चेन्नई हो और तो क्या झांसी से उल्टी ट्रेन चला दी, वहां से सीधा दिल्ली से मुंबई चलिए ताकि आप मुंबई दो ब्लॉक है, 2 सब स्टेशन होने चाहिए, पर बमोरी में 8 सब स्टेशन हमने दिए। बांसखेड़ी, रामनगर, रुकावत, सिंधवाई, इंदिरा, अयोध्या, इतने सब स्टेशन बना दिए जितने ट्रांसफॉर्मर नहीं होते उतने सब स्टेशन आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि मोदी की गारंटी दे रहे हैं और मोदी के आदेश और गारंटी में विरोधाभास है। आपको बता दें कि आदेश में कहा था कि कोई भी राज्य समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत में नगद बांटेंगे, मतलब कमीशन का जुगाड़ देख रहे हैं। इसी के साथ में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र 0 सन्नाटा है, बिना मेहनत किए घोषणा पत्र तैयार किया गया। बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई भी दम नहीं है। वहीं सीएम ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा है।
वो केवल उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं। 24 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों के उन्होंने राइट अप किया, माफ किया कर्ज माफ। किसानों के कर्जा माफ सुनते ही इनको गुस्सा आ जाता है। पहली बात तो ये है इसमें मोदी जी की गारंटी लिखा है। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज्यादा नहीं देने की बात उन्होंने कही। वो जो आदेश है क्या वो निरस्त करती भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसमें कहा कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक कोई भी अनाज है उसकी कीमत नहीं दे सकेगा। तो क्या ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का आदेश है, दोनों में विरोधाभास है। ये गारंटी कैसे माने? छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले ईडी के सीएम भूपेश बघेल और साथ ही महादेव ऐप से जुड़े एक दावे के बाद में प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। आपको बता दें कि हालांकि ईडी के सीएम भूपेश बघेल को लेकर किए गए दावे के बाद में अब सीएम भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी, ईडी, आईटी, डीआरआई और साथ ही सीबीआई जैसे एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने का सबसे कुत्साहित प्रयास किया है। ये कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी के साथ में कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? तो कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के साथ क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहां घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी के यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहां से खबर आएगी, फिर वहां से मेल आ जाता है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी अपनी ही सरकार बनाने के अपना दमखल दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कुछ विधानसभा क्षेत्र के डही आ रही, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज धार जिले के गंदवानी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। हालांकि अगर देखा जाए तो जहां पर सीएम धार जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, उनमें से 3 विधानसभाओं में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वहीं गंदवानी विधानसभा के ग्राम टांडा में भी बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा।
बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के साथ ही बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गोवर्धन मांझी रसेला क्षेत्र पहुंचे, जहां पर रसेला में मंडल चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क करते हुए जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद में गांव हीरा बितर के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर माथा भी टेका और इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। तत्पश्चात उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए संकल्प पत्र को सभी वर्गों के हित में बताते हुए जीत का दावा भी किया है। बहुत सारे फायदे हैं और काफी लोगों को, पूरे हमारे प्रदेश के लोगों को फायदा होंगे। एक बार हम लोग 3100 रुपये का जो समर्थन मूल्य है धान का, उसको एक मुश्त देने की बात की जा रही है। हम एक साथ देंगे। ये 4-4 बार उसको बांट करके आधा पैसे को लोग चक्कर काटते काटते थक जाते थे। 3 बार, कई बार 5-6 बार जाने के बाद एक बार का किस्त निकलता था। लोग हलाकान थे उससे। और एक योजना को भी एक राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, उस योजना के तहत ये देने का काम करते थे, जबकि हमारे आम नागरिक का पैसा था वो। उनके घर से अगर देते, किसी से देते तो उनका नाम रहते तो समझ में आता। पर इस तरह से ये लोग उस पैसे को भी, हमारे आम नागरिक का पैसे को किसी का नाम, उसके नेता का नाम से दिया जाता था। ये अनुचित था। आज हमारी सरकार 3100 रुपया डायरेक्ट खरीदी के बाद उनको पैसा दी। कवर्धा में बीजेपी के लिए चुनावी समीकरण एक बार फिर से बिगड़ता नजर आ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वोटों में इजाफा भी देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में घोषणा करने के बाद में लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्यादा दिखाई देने लगा है, जिसके बाद में राजनीतिक गलियारे में कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि जिसमें 200 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कवर्धा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत भी किया। तो वहीं कवर्धा विधानसभा के चुनावीकों की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रत्याशी लोगों से अपने हक में फैसला करने की भी अपील कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सघन जनसंपर्क कर सरकार बनाए जाने का दावा भी कर रहे हैं और एक बार फिर से लोगों से आशीर्वाद मिलने की संभावना जताई है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद में लोगों में उत्साह भी बढ़ने लगा है। खबर शाजापुर से है, जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के लिए मीडिया प्रतिनिधियों की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में किया जा रहा प्रचार प्रसार सराहनीय है और इस मौके पर उन्होंने निर्वाचन से जुड़ी जानकारियां मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ में शेयर की और साथ ही बताया कि मतदान के दिन प्रत्येक 10 मतदान केंद्रों के बीच एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन रखने की प्लानिंग है। उन्होंने बताया कि इस बार मतदान कर्मियों को सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचने से पहले एसएमएस के माध्यम से मतदान केंद्र क्रमांक और अन्य जानकारी दे दी जाएगी। प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 18 वर्ष के शासनकाल में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं भ्रष्टाचार से शासन करती आ रही है, जिसके विरुद्ध में पूरी जनता जनार्दन आज खड़ी है। आज जनता परिवर्तन के तौर पर प्रदेश ये भ्रष्टाचार सरकार को खाट रखने का जो संकल्प लिया है, वह कहने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति, हर जनता कोंडागांव केंद्रीय विद्यालय में एक अनोखी पहल देखने को मिली। आपको बता दें कि जहां दादा दादी नाना नानी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों के दादा दादी नाना नानी का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत किया गया। बच्चों ने नृत्य और नाटक के माध्यम से दादा दादी नाना नानी के साथ में पारिवारिक जीवन किस तरह से वर्तमान में हो रहा उसका जीवांत प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल GR जांगड़े के मार्गदर्शन में किया गया। आपको बता दें कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की दादी और नानी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जो संस्कार बड़े बुजुर्गों से मिलता है उसे बड़े अच्छे ढंग से दिखाने को मौका मिला। आया हूँ, पहली बार ऐसा कार्यक्रम कोंडागांव में रखा गया है जिसमें दादा दादियों का, नाना नानियों का
हमने माने तहे दिल से स्वागत किया गया है। इससे बहुत सुखद अनुभव होता है और हम लोग उत्साह में आज दादा दादी नाना नानी जैसे कार्यक्रम को जो है एक बहुत सुंदर प्रोग्राम। इससे क्या है, बच्चों के साथ में जो है परिवार का, विद्यालय का परिवार का और जो बच्चों के परिवार है उनके साथ संबंध जुड़ता है। पहला अनुभव आप लोगों के लिए और मेरे लिए तो है ही, जो कि मम्मी पापा को बुलाया जाता है, दादा दादी और नाना नानी को नहीं बुलाया जाता है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, गौरवान्वित मैं आप ये विद्यालय के समस्त शिक्षकों से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी अभिनव कार्यक्रम यहाँ करते रहे। बहुत ही गर्व का विषय है कि दादा दादी नाना नानी का दिवस आज मनाया जा रहा है। एक अनोखी पहल है हमारे कोंडा गांव के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्कूल है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, आज तक किसी ने भी ऐसा दिवस नहीं मनाया है। केंद्रीय विद्यालय कोंडा गांव में दादा दादी नाना नानी का आज दिवस सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, समारोह पूर्वक उनको मना रहे हैं हम लोग। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग जो है, और अंडर CMP प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दादा दादी नाना नानी दिवस का हम लोग समारोह पूर्वक का आयोजन करते हैं। मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जिले में विविध आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद पंचायत सारंगगढ़ में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता के लिए मतदान बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित समस्त ग्रामीणों और महिला समूह ने बाइक रैली करते हुए सारंगगढ़ विलईगढ़ सबो जावो वोट देके का नारा देकर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ ली है। आपको बता दें कि हस्ताक्षर वोट से भी जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक अपना योगदान भी दिया और साथ ही 100% मतदान करने की शपथ भी ली। आज यहाँ पर मतदाता जागरूकता अंतर्गत और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी लोगों को अपील की गई है कि वो 17 नवंबर को आकर अपना वोट दें। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने स्वीप के अंतर्गत एक एक्टिविटी किया है, जिसमें हम लोगों ने स्कूटी रैली किया है, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी अधिकारियों ने, नागरिकों ने अपनी सहभागिता दी है। और ये जनपद से चलकर अंदर शहर के अंदर ये बाइक रैली अभी आज की भाटा मैदान। खबर मेहर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और साथ ही जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। अपने क्षेत्र के चहेते नेता को देखकर लोगों ने उनका स्वागत भी किया। आपको बता दें कि इस महाजन का संपर्क अभियान में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा, जहां पर सरकार के प्रति जनता का रुझान ही खुशियों भरा रहा। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव गरीबों के हितों पर काम करती आई है। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर मीडिया से चर्चा की और साथ ही कंगेर की सभा में लगभग 45 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 5 बार छत्तीसगढ़ आए और 139 बार झूठ बोला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, अपने छत्तीसगढ़ धान खरीदी कर लिए गए, क्या बजट बनाया। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी के भ्रष्टाचार के संरक्षक बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम बघेल ने किसानों के खाते में सीधे पैसा डाला है। सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति भी बताया। एनडीसी के नेतृत्व तो आप एक ईमानदार सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं। आपकी ईडी 5 रुपए के भी भ्रष्टाचार को हमारे किसी भी नेता के ऊपर साबित नहीं कर पाई। उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। तो जिनके ऊपर में 36,000 करोड़ के नान घोटाले लगे हैं, जिनके ऊपर में 6200 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाले का आरोप है, जिन्होंने इतना पैसा कमाया 15 साल में कि देश की बैंकों में रखने के लिए जगह नहीं थी, वर्जिन आइलैंड में खाता खोला। पनामा पेपर के भ्रष्ट लोगों की सूची में अभिषेक सिंह का नाम आता है। प्रधानमंत्री जी, आपको चुनौती है, क्यों जांच नहीं करवाते हैं आप? आपकी ईडी, आपकी आईटी क्यों उसमें मौन रहती है? पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी अंतागढ़ विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद में शुभेंदु अधिकारी के बांदे में चुनाव सभा को संबोधित किया। और आपको बता दें कि इस बार घोषणा
छत्तीसगढ़ के जनता को राहत देने वाली है। साथ ही कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही कर सकती है, विकास नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ईमानदार सरकार है और आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले 7 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विक्रम उसेंडी जी को विजय बनाएं। आपको कैसा लग रहा है? ये तो मेरा रिलेटिव का घर है। यहाँ 50,000 से ज्यादा बंगाली वोटर्स है, 1 लाख से ज्यादा बंगाली है। 133 ग्राम में, खास करके बंगाली और बंगाली का एक सवाल नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं। हम सबको एक साथ राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के पक्ष में लाना चाहिए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तोषण का तुष्टीकरण का राजनीति खत्म करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही कहा कि पिछले 9.5 सालों में एनडीए और बीजेपी सरकार की ओर से राष्ट्रवाद शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया गया। कतर में नौसेना के 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी गई। ये सैनिक अगस्त 2022 से कतर की हिरासत में थे और सैनिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एनडीए भारत विकास का काम तभी हो सकता है जब देश में सुरक्षा का वातावरण अनुकूल हो, शांतिपूर्ण हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बीजेपी शासनकाल में 3 से बढ़कर 14 जिलों में फैल गए हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स एनडीए भाजपा सरकार के अग्रिम संगठन है, उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कोई निष्पक्ष जांच एजेंसियां नहीं है और पिछले 9 वर्ष में जितने मुकदमे विपक्षी नेताओं पे बनाए गए पूरे भारत में, आज तक किस मामले में कन्विक्शन हुई? और अगर आप देखें, और मैंने लोकसभा में ये सवाल पूछा था कि वर्ष 2000 या 1999 से लेकर 2014 तक जितनी ईडी की रेड्स हुई हैं उससे लगभग 600-700% ज्यादा पिछले 9.5 वर्ष में हुई। तो आप कोई जांच एजेंसी भेज दीजिए, किसी के भी आप रेड करा दीजिए, साथ में केंद्र शासित जो सेंट्रल फोर्सेज है उनको भेज दीजिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या है? शाजापुर कलेक्टर किशोर कनाल ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत में स्थानीय अंबेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पोस्टर, बैनर, रंगोली प्रतियोगिता कराई गई और सभी को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि जिले भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है और इसी क्रम में स्थानीय अंबेडकर मार्ग महुपरा पर लगभग 48 विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रकार के रंगोली, पोस्टर और बैनर्स बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया, जिसका अवलोकन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कनाल ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित बच्चों से कहा कि सभी अपने अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी से कहें कि वे 17 नवंबर 2023 को मतदान करने जरूर जाएं। कलेक्टर ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई मतदाता जागरूकता रंगोली को भी देखा और सभी विद्यार्थियों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी। शाजापुर में स्वीप एक्टिविटीज के तहत विभिन्न स्कूलों के प्यारे प्यारे बच्चों ने और इनके टीचर्स ने भी मिलकर रंगोली का कार्यक्रम किया और साथ ही यहाँ पर विभिन्न पेंटिंग्स भी बनाए। बच्चों को एक अपार उत्साह है। मैं स्कूल के प्राचार्यों को, नहीं करने वाले रखूंगा, बच्चों को प्रेरित किया। बच्चों को भी हमने प्रेरित किया कि ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी छोटे हैं, मतदान नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को और उनके घर में जो बड़े लोग हैं जिनका मतलब कुछ नाम है उनको वोट डालने के लिए जरूर बताएंगे। ऐसा बच्चों ने भी हमने बताया। धार विधानसभा में नाम वापसी के अंतिम तारीख को बीजेपी के बागी प्रत्याशी राजीव यादव ने अपनी बंद मुट्ठी खोलते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए और सीधे शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को शराब माफिया ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने खासकर बीजेपी प्रत्याशी नीना वर्मा पर भी आरोप लगाया और कहा कि धार की शराब माफिया नन्हे श्री ठाकुर की पार्टनरशिप ने बीजेपी को हाईजैक किया है, जो कि अच्छे काम करने वालों को हटाते हैं। साथ ही कहा कि मुझे स्वयं को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाया गया, साथ ही धार जिले के कई मंडल अध्यक्षों को भी हटा दिया गया।
जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ। मेरा पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए रहा है। मैं बचपन से संगठन और समाज के लिए काम करते आया हूँ। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत काम करते आया हूँ और ये मैं पूरा जीवन रहा है, लोगों के बीच में रहा है। निश्चित तौर पर लोग मुझ पर विश्वास लगाकर मुझे चुनेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। ये तो व्यक्ति विशेष ने हाईजैक कर ली ना पूरी पार्टी। उनके आधार पर वहाँ नियुक्ति होती है, उनके आधार पर वहाँ हटाए जाते हैं। संगठन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं जिला अध्यक्ष था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।